नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही गंभीर विषय पे है। आप मेरे सामने देख सकते हैं हमारे मशीन का पैनल एसी है जिसमें आग लग चुका है। आखिर एक चलते हुए पैनल में आग क्यों पकड़ती है और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आज हम इसी पे बात करेंगे। इस पैनल एसी का हर एक पार्ट चेक करेंगे, सबको है ना अच्छी तरह से 1 बाय 1 सब चेक करेंगे। किस वजह से आग लगा हुआ था, किस तरह से आग इसमें पकड़ा हुआ था, क्या वजह था, हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। और इस वीडियो में है ना आपको इस पैनल का वायरिंग भी करना सिखाऊंगा, किस तरह से आप इस तरह का है ना पैनल एसी का वायरिंग वगैरह वापस से करके और इसको चालू वगैरह कर सकते हो एकदम बढ़िया तरह से। ठीक है, सो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो देखो, इस टाइप के अगर आपके पास किसी भी पैनल एसी हो या किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल है, उसमें अगर आग वगैरह पकड़ लेता है तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। सबसे पहला काम क्या करे, सावधानी से और शांत से है ना सबसे पहले इस पैनल का है ना जिस भी पैनल में आग वगैरह लगाया था उसका सप्लाई काट दे। ठीक है, सप्लाई काटने के बाद है ना आपको CO2 गैस जो हमारा रहता है ना फायर का बाटला, वो सबसे पहले वहां पे मारना है। क्योंकि CO2 बाटला क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल्स आग बुझाने के लिए CO2 कार्बन ऑक्साइड अग्निशामक सबसे बेहतर होता है, क्योंकि ये बिजली के चालक है और हमारे उपकरणों को नुकसान होने से बचाता है। तो ये सब चीज है ना इंटरव्यू वगैरह में भी है ना बहुत सारा पूछा जाता है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल पार्ट रहता है ना इलेक्ट्रिकल का, जो आग बुझाने के लिए हमें CO2 गैस का यूज किया जाता है, CO2 बाटला का। वहाँ पे लिखा भी रहता है CO2 बाटला, यहाँ पे फोटो भी आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से यहाँ पे है ना रहता है हमारा CO2 गैस का बाटला, जो कि इसको इलेक्ट्रिकल का आग बुझाने के लिए एकदम सबसे बेहतर माना जाता है। क्योंकि इसका जो लिक्विड रहता है ना एकदम फॉर्म टाइप में रहता है। किसी भी कंपोनेंट से किसी भी पार्ट पे अगर आप उसको मारते हो ना तो एकदम जैसा का वैसा ही वो एकदम उसका जो टेम्परेचर है जैसे गर्म रहेगा, आग पकड़ रहा है तो उसको बुता करके ना आग बुता करके एकदम उसको ठंडा रखेगा, ताकि उसके अंदर का डाटा वगैरह जो भी है ना वो एकदम सेफ रहे। जैसे मॉनिटर वगैरह है उसमें बहुत सारा डाटा रहता है हमारा CPU वगैरह में, तो उसके ऊपर अगर मारते हो ना, या मशीन का हमारा जो मेन कंट्रोलर रहता है, कार्ड्स वगैरह रहता है, उस पर अगर मारते हो ना तो जैसा है वैसा ही उसको बुझा देगा और उसको जो भी डाटा रहेगा ना तो उसको बचा देगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पे CO2 बाटला हमें मारना पड़ता है आग बुझाने के लिए। वैसे यहाँ पे D टाइप भी ड्राइव भी आप मार सकते हो। अगर आपके पास CO2 का बाटला नहीं है तो आप D टाइप ड्राइव पाउडर का भी है ना यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, अगर वो वाला आपके पास बाटला है तो। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रहे सावधान कि कभी भी इलेक्ट्रिकल्स आग पे है ना आप पानी या झाग या फोम का है ना इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस पे है ना करंट लगने का खतरा बड़ा डेंजरस रहता है। ठीक है, आग बुझाने के बाद है ना पैनल ठंडा होने के बाद इसमें एक एक पार्ट अभी हम चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमने आग बुझाया किस तरह से, इसका सभी है, इसका नेम प्लेट पे आप देख सकते हो कितना इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एकदम ठंडा हो गया है ये, और यहाँ पे देख सकते हो कितना भयानक जला हुआ है अंदर से पूरा। ये कंप्रेसर वगैरह का ऊपर कैपेसिटर वगैरह ने सब जल गया है। यहाँ पे एक कैपेसिटर फटा हुआ भी लग रहा है, तो आग लगने का ये भी एक कारण हो सकता है। अगर कैपेसिटर वगैरह फटा होगा ना ओवर हीट होके तो आग इससे भी लग सकता है। तो आग लगने का बहुत सारा रीजन है, 2-4 रीजन आपको बता देता हूँ। एक तो देखो आग लगने का रीजन यही होता है, लूज कनेक्शन, अगर वायर ढीला है तो स्पार्किंग होके भी आग लग सकता है पैनल में, तो एक तो रीजन ये है। दूसरा ओवरलोडिंग भी हो सकता है, एसी की क्षमता से ज्यादा लोड होने पे भी वायर गर्म होके पिघल जाती है और आग लग जाती है। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है लैक ऑफ मेंटेनेंस, अगर फिल्टर या कंडेंसर बहुत ही ज्यादा गंदा है तो कंप्रेसर ओवर हीट होके ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा कंप्रेसर वगैरह एकदम सेफ है, जला है वायरिंग वगैरह और यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह जितना भी लगा है सब जल गया, वायरिंग वगैरह पूरा ब्लास्ट हो गया। तो अब यहाँ पे एक तो रीजन हमें पता चल गया कि हो सकता है कैपेसिटर वगैरह अगर वीक हो तो इसके वजह से भी हमारा इसमें आग पकड़ लिया होगा। दूसरा यहाँ पे अभी हम एक एक चेक करेंगे कि MCB वगैरह इसका क्यों नहीं ट्रिप हुआ, अगर इस तरह से आग लगा तो वो भी एक चेक करेंगे। क्योंकि गलत रेटिंग का अगर MCB वगैरह भी आप लगा दोगे ना तो वो जल्दी ट्रिप नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर नेम प्लेट पे आप देखे होगे तो यहाँ पे 3.5 एम्पियर लोड दिखा रहा था। यहाँ पे देखो अभी नेम प्लेट पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 3.5 एम्पियर लोड दिखा रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा उसके क्षमता का लगा देंगे तो भी वो ट्रिप होना नहीं होगा, और आपका MCB ट्रिप नहीं होगा, बंद नहीं होगा, तो आपका पावर कंटिन्यू चालू रहेगा तो आग पकड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि हीट होएगा ना तो हो जाएगा, आग पकड़ लेगा। और यहाँ पे देख सकते हो हमने जो पैनल के AC को वायर गया है वो हमने ढूंढ लिया इस पैनल के अंदर। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मशीन का पैनल है और इसका MCB यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे देखो सीधा यहाँ पे देखो कितना 16 एम्पियर का MCB यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि हमारा AC जो ले रहा है करेंट टोटल वो 3.5 एम्पियर है। तो ये इसके AC के हिसाब से बहुत ज़्यादा है,
इसलिए हमें हो सकता है कि ये ट्रिप नहीं हुआ रहेगा और आग पकड़ लिया होगा, ठीक है। क्योंकि 16 एम्पेयर के एमसीबी ट्रिप होने के लिए उसको है ना 16 से अधिक उसके रेंज होना चाहिए, उतना लोड जाना चाहिए, तब वो ट्रिप होएगा। तो यहाँ पे अगर एमसीबी आपको लगाना है ना, तो ये आपने ध्यान रखें, अगर 4 एम्पियर या 3 एम्पियर ले रहे तो यहाँ पे आप 6 एम्पियर का एमसीबी लगा सकते हैं, क्योंकि 4 एम्पियर 5 एम्पियर का नहीं लगाया जाता, जितना लोड आता है उतना नहीं लगाते हैं, उसे थोड़ा सा ज़्यादा लगाते हैं। तो 10 का भी मत लगाना, अगर 4 एम्पियर का आ रहा है तो 6 का एमसीबी एकदम बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम 6 एम्पियर के एमसीबी भी बाद में लगाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे एसी के लोड के हिसाब से एमसीबी अगर लगा रहता है, जैसे 3.5 एम्पियर ले रहा है तो 6 एम्पियर का अगर एमसीबी यहाँ पे शायद रहता तो हमारे एसी में आग वगैरह नहीं पकड़ता, शायद अभी हमारे एसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं आया रहता, जलने से बच गया होता, ठीक है। तो इस हिसाब से ना आप कभी भी है ना रेटिंग वगैरह देख के किलोमीटर से चेक करके कोई भी है ना कंपोनेंट्स लगाना, उसका पार्ट्स वगैरह लगाया जाता है उसके रेटिंग के हिसाब से, ऐसा अंदाज से नहीं लगाया जाता है कुछ भी। अभी यहाँ पे हमने फाइनली पैनल एसी जो हमारा था उस डोर से निकाल लिया है पैनल का ऊपर से, और यहाँ पे नीचे हम लेके आए हैं। अभी इसको देखो हम अच्छी तरह से ना सब क्लीनिंग करेंगे। मशीन से पैनल एसी निकालने का एकदम प्रोसेस ईजी रहता है। इसका सबसे पहले सप्लाई कट कर देना, और इसका वायर ढूंढ के ना नंबर से वायर ढूंढा जाता है, इसके ऊपर नंबर रहता है अगर पैनल वगैरह में लगा है इसका कनेक्शन तो, ठीक है। तो वायर से भी एक चेक कर सकते हो नंबर वगैरह से, तो एमसीबी बंद करके इसका कनेक्शन निकाल लेना। उसके बाद 4 नट बोल्ट रहता है ऊपर नीचे, उसको खोल के है ना आप इजीली इसको बाहर ले सकते हैं। जिस तरह से हमने अब यहाँ पे खोल के लेके आए हैं, देख सकते हो किस तरह से हमने निकाल के लाया है पैनल एसी हमारे मशीन के ऊपर से। और यहाँ पे निकालने के बाद हम इसका ऊपर का कवर खोल दिए हैं, और देख सकते हो अंदर कितना भयानक है, जला हुआ है। इतना जला हुआ था ना, इसका बॉडी चिपक गया था इसमें, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा इसका कैपेसिटर वगैरह 3 कैपेसिटर गया है। हमारा कंडेंसर जो कॉइल रहता है ना उसका भी कैपेसिटर गया है। बट इसमें बेहतर ये है कि इसका एक तो गैस बचा हुआ है, गैस वगैरह कुछ नहीं हुआ है, और दूसरा फैन वगैरह जो भी है ना, दोनों फैन हमारा कूलिंग फैन और ब्लोअर फैन वो दोनों सेफ है, उसमें कुछ हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो सिर्फ वायरिंग चेंज करना है, कैपेसिटर वगैरह इसमें चेंज करना है, और हमारा एसी चलने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये कैपेसिटर फटा हुआ जो कि आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, उसके वजह से शायद आग पकड़ा होगा ओवर हीट होके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आग पकड़ने के बाद दूसरा वाला भी जल गया और फट गया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी है ना सबको पहले क्लीनिंग करके लेंगे, ठीक है। ये जितना भी जला हुआ है सबको निकाल के लेंगे, और पहला क्लीनिंग करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका वायरिंग करके। और यहाँ पे देख सकते हो साइड में इसका सब जीरो कंट्रोलर भी लगा हुआ है, जो कि कंट्रोलर भी एकदम सेफ है, उसको भी कुछ नहीं हो गया है। तो हमें सिर्फ वायरिंग और कैपेसिटर वगैरह भी जो भी खराब हुआ रहेगा ना, जला होगा, उसको ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कितना भयानक जला हुआ है, ये एकदम काला हो गया। तो सबको से है ना सबको एकदम अच्छे से क्लीन करते हैं, टर्मिनल वगैरह भी सेफ है, तो हमें सिर्फ वायरिंग चेंज वगैरह करना रहेगा। आपको है ना हर एक चीज़ बताता हूँ, पहले मुझे क्लीन करने दो इसको। और यहाँ पे देख सकते हो हमने कितना अच्छा इसको क्लीन कर लिया है पूरा बढ़िया तरह, जितना भी काला था ना सब निकाल लिया है, और इसके अंदर का जितना भी वायर वगैरह जला हुआ था ना सबको कट करके हमने निकाल दिया, जो अच्छा है ना वही बचा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में हमारा एक कूलिंग कॉइल का फैन है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा कंडेंसर कॉइल का फैन है, जो कि कंडेंसर कॉइल का फैन अंदर रहता है, इसका भी हमने जो जला हुआ था ना वो निकाल लिया है, सिर्फ अच्छा वाला वायर यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है, यहाँ टर्मिनल के साथ में। तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से है ना चेक करेंगे हर एक कंपोनेंट्स को, कंप्रेसर को भी चेक करेंगे, और दूसरा हमारा जो भी तीनों 2 फैन लगा हुआ है कूलिंग कॉइल का और कंडेंसर कॉइल का, ये हम फैन वगैरह चेक करके लेंगे ताकि इसका ख़राब वगैरह ना हो। यहाँ पे देख सकते हो 3 हमारा है ना कैपेसिटर ये जल गया है, ख़राब हो चुका है। यहाँ पे कैपेसिटर का हमने डेट भी चेक किया है, बहुत पुराना है, 7 से 8 साल है ना इस कैपेसिटर को हो गया है। तो हो सकता है इसके वजह से भी है ना फट गया होगा और आग वगैरह पकड़ लिया होगा। और यहाँ पे देख सकते हो हमने सेम रेटिंग का 3 कैपेसिटर ला के आया हुआ है, जो कि एक है 80 से 60 माइक्रोफेराड, और दूसरा हमारा 10 का है, ठीक है। तो 80 वाला और 10 वाला हमारा कैपेसिटर है, जो दोनों है ना एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग है, ये हमारा कंप्रेसर के लिए हो गया। और एक है 2.5, ये हमारा जो कंडेंसर कॉइल है ना उसके फैन में लगेगा, जो कि यहाँ पे ये गर्म हवा बाहर फेंकता है ना उसका है ये फैन, ठीक है। तो यहाँ पे एक लगाएंगे, बाकी जो ये 10 का और 60 और 80 का जो हमारा 2 कैपेसिटर है ना ये हमारे कंप्रेसर को लगाएंगे, ठीक है। एक रनिंग और ये स्टार्टिंग रहता है, ठीक है। बाकी इसमें एक जो हमारा कूलिंग फैन है ना उसका कैपेसिटर अच्छा है, उसको कुछ नहीं हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से है ना एक एक इसका फैन को चेक करेंगे, कंडेंसर फैन को और कॉइल फैन को, और दूसरा हमारा कंप्रेसर को भी चेक करेंगे तीसरा, ठीक है। ये सबको है ना मल्टीमीटर से क्वांटिटी पे हम चेंज ये करेंगे कितना वो आ रहा है। इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले क्या करना, जो हमारा मल्टीमीटर रहता है ना
उसको कंटिन्यूटी ओम के रेंज में सेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने कहाँ पे सेट किया हुआ है। वो जो हेडफोन वाला सिंबल दिखा रहा है ना, वहाँ पे आपको है ना मोटर वगैरह अगर चेक करना है तो ओम उसका ओम रेजिस्टेंस कितना आ रहा है वो उस पर हम चेक करते हैं। हेडफोन वाले पे आप सेलेक्ट कर लेना। मल्टीमीटर सेलेक्ट करने के बाद है ना जो हमारा मीटर का वायर रहता है, प्रोप रहता है, उस दोनों प्रोप को है ना हमारे मोटर का जो वायर है उस पर टच करेंगे। देखो हमारा सिंगल फेज का मोटर है ये, तो यहाँ से टोटल 4 वायर निकला हुआ है, जिसमें से 3 हमारा रनिंग कॉमन स्टार्टिंग है और एक जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो हमारा अर्थिंग का है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लू वाले वायर में लगाएंगे एक मल्टीमीटर का वायर, और दूसरा ये ब्लैक वाले में, नॉर्मल ब्लैक है, रेड ब्लॉक है। तो यहाँ पे आप लगाने के बाद कुछ देख रहे हो तो 48 ओम दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लैक वाला प्रोप है, मल्टीमीटर का वायर है, उसको हम दूसरे यहाँ पे जो हमारा येलो कलर का वायर है उसमें टच करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ हमें 0.53 ओम दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओम तो तीनों कॉइल का है ना, रनिंग कॉमन का हमारा बराबर आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक और इसमें लगाया तो हमारा ये 0.58 ओम दिखा रहा है, हमारा रनिंग कॉमन का हमारा ये दोनों वायर है। अब इसका बॉडी अर्थ भी हम चेक करके लेंगे। एक वायर को हम हमारे मोटर के वायर में लगाएंगे मल्टीमीटर का, और दूसरा इसके बॉडी को लगाएंगे। आप देख सकते हो मल्टीमीटर पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। सेम इसी तरह दूसरे वायर को भी टच करेंगे और बॉडी को लगाएंगे। यहाँ भी हमें कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। और सेम उसके तीसरे वायर पर भी डाल के हम चेक करेंगे। ये तो हमारा अर्थिंग का वायर है तो इसमें हमें बताना चाहिए। ठीक है, ये अर्थिंग का वायर टर्मिनल में लगाए तो इसमें बताना चाहिए, बट हमारा जो दूसरा वायर है तीसरा वाला वो वहाँ पे ओपन है तो उसमें अगर चेक किया तो नहीं बताना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो हमने चेक किया बॉडी से, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू वगैरह शो नहीं हो रहा है हमारा मल्टीमीटर पे, बल्कि हमारा मोटर एकदम ओके है, अर्थिंग का भी एकदम बराबर आ रहा है। अभी मोटर कैसे चेक किया जाता है खराब है कि सही है वो तो आपको बता दिया, बट अगर इस तरह से आपको चेक किए हो, अगर इसमें आपको कैपेसिटर जोड़ना हो मोटर को चेक करके, तो आप किस तरह से कैपेसिटर जोड़ोगे वो आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हमने ये बॉडी वगैरह चेक कर लिया, कुछ भी शॉर्ट वगैरह यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अभी वापस हम इसको बताता हूँ कि आप अगर चेक करते हो इसकी कंटिन्यूटी वगैरह कितना ओम आ रहा है, उसमें कैपेसिटर कैसे जोड़ो, किस वायर में जोड़ना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहला वायर हम सबसे पहला टर्मिनल को लगाएंगे और दूसरा दूसरे टर्मिनल को लगाएंगे। अभी देख सकते हो तो कुछ वैल्यू हमारा 48 ओम दिखा रहा है, और 1 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल को लगाया उन्होंने तो ये 5354 दिखा रहा है। ठीक है, और हम 1 नंबर से हटा के दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे लगाएंगे। यहाँ पे देखो कितना दिखा रहा है, 99 मतलब 98 के आसपास दिखा रहा है। तो इसी दोनों वायर में ना हमें कैपेसिटर का वायर जोड़ना रहता है। जिस 2 वायर में हमें वैल्यू ज़्यादा दिखाता है, ज़्यादा ओम दिखाता है, उसी दोनों वायर में ना हमें कैपेसिटर का वायर जोड़ना रहता है। अभी आपको बता देता हूँ किस तरह से आप जोड़ोगे। यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये कैपेसिटर है और इसका दोनों वायर हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो, अब देखोगे तो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर में जोड़ा हूँ। कुछ इस तरह से आप है ना इसको जोड़ोगे। और ये जो साइड में एक वायर निकला हुआ है ना, ये हमारा अर्थिंग का है। पहले टर्मिनल में जोड़ा था, अभी मैं उसको बाहर निकाल दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो उसके जगह पे हम मोटर का वायर जोड़े हैं टर्मिनल में, अर्थिंग को डायरेक्ट ज्वाइंट मारेंगे। इस तरह से आप है ना कैपेसिटर का वायर जोड़ोगे यहाँ पे। और इसको मेन सप्लाई आप किस किस टर्मिनल में देखो वो भी आपको बताता हूँ। एक तो जो हमारा 1 नंबर का टर्मिनल है ना, ये है कॉमन, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल दे देना, और बच्चा हमारा 2 टर्मिनल और 2 नंबर और 3 नंबर। तो फेज सप्लाई है ना आप 2 नंबर टर्मिनल पे दे देना। अगर 2 नंबर टर्मिनल पे देने पे, चालू करने पे अगर आपका फैन उल्टा घूम रहा है तो जो 2 नंबर पे सप्लाई दियो ना उसको 2 नंबर से हटा के 3 नंबर पे दे देना, फिर वो सीधा फैन घूमने लगेगा। तो इस तरह से है ना हमें सिंगल फेज मोटर का किसी भी है ना सप्लाई दिया जाता है, उसका कैपेसिटर वगैरह जोड़ के इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। इतना तो आपको सब समझा दिया हूँ। अभी आपको बता देता हूँ कि आप कंप्रेसर किस तरह से आप चेक करोगे, क्योंकि दोनों फैन का तो आप इजीली चेक कर सकते हो। एक फैन का बता दिया तो दूसरा भी फैन चेक कर सकते हो। सेम इसी तरह चेक किया जाता है, कैपेसिटर वायर वगैरह भी ऐसे ही जोड़ा जाता है। अभी आपको बताता हूँ कि आप कंप्रेसर किस तरह से मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो कि सही है कि खराब है या बॉडी शॉर्ट वगैरह है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको बताता हूँ उसका कैपेसिटर वगैरह आप किस तरह से जोड़ोगे, फिर आपको बताऊंगा उसका वायरिंग किस तरह से करोगे। क्योंकि वायरिंग करने से पहले हमें सब चीज़ है ना, सारा कंपोनेंट चेक करना रहता है, तभी वायरिंग करना रहता है। अभी यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर आपको कंप्रेसर चेक करना है मल्टीमीटर से कितना रेंज आ रहा है, कितना ओम आ रहा है, ठीक है, तो आपको है ना मल्टीमीटर को है ना ओम रेंज पे सेट करना होगा, जो कि आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेट कर लेना। उसके बाद में इसका जो वायर रहेगा ना मल्टीमीटर का, वो दोनों वायर को ले लेना, और जो हमारा कंप्रेसर का टर्मिनल रहता है ना, टर्मिनल 3 रहता है हमारे कंप्रेसर के अंदर।
पहले टर्मिनल को है ना एक वायर टच करना और हमारे बॉडी में टच करना, यहाँ पे देखना कुछ भी वैल्यू वगैरह नहीं बताना चाहिए। फिर दूसरे टर्मिनल को टच करना और बॉडी को चेक करना, दूसरा वायर टच करके नहीं कुछ वैल्यू बताना चाहिए। तीसरे को भी सेम इसी तरह से आप चेक कर लेना, वैल्यू वगैरह नहीं बताना चाहिए। अगर आपका कंप्रेसर शॉर्ट है तो इस तरह से वैल्यू कुछ तो बताएगा मल्टीमीटर में, ठीक है। अगर आप बॉडी अर्थ चेक कर रहे हो तो अगर सही है तो नहीं बताएगा। देन उसके बाद आप क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस चेक करना रहेगा ना। इस कंप्रेसर का टर्मिनल पहचान करना होगा कौन सा रनिंग का है, कौन सा कॉमन और कौन सा स्टार्टिंग का है। तो उसको है ना वापस आपको इसी तरह से चेक करना होगा। चेक करके कैपेसिटर का वायर वगैरह जोड़ना पड़ता है। देखो किसी किसी टर्मिनल्स पे है ना लिखा रहता है हमारा रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग का कौन सा टर्मिनल है। बट अगर जहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ नहीं है वहाँ पे कैसे आप पहचान करके कैपेसिटर वगैरह का जोड़ोगे वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे मल्टीमीटर का जो दोनों प्रोप है ना, हम दोनों नीचे वाले टर्मिनल को यहाँ पे टच करके रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो मल्टीमीटर पे कुछ रेटिंग दिखा रहा है जो कि 21-20 के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एस और आर पे हमने वायर दोनों टच किया हुआ है, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, एक वायर है ना आर पे रहने देंगे और ऊपर सी पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 7-6 के आसपास कुछ दिखा रहा है ओम्स हमारा, ठीक है। वापस हम एस और सी के बीच में चेक करेंगे हमारा कितना दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो एस और सी पे लगाया हूँ तो ये हमारा कुछ 15 के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है, 15 ओम्स। सबसे ज़्यादा ओम्स हमें एस और आर में मिल रहा है। तो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का टर्मिनल हो गया ये दोनों। इसके ऊपर वाला जो है ना वो हमारा कॉमन हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू जिन दो टर्मिनल में आता है ना वो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का टर्मिनल बोला जाता है। अभी हमें तो कॉमन का टर्मिनल पता चल गया जिसमें हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं, बट हमें यहाँ पे जो दो टर्मिनल है रनिंग और स्टार्टिंग, बट इसमें हमें मालूम नहीं है कौन सा रनिंग का है और कौन सा स्टार्टिंग है। तो उसको हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर जोड़ने के लिए हमें मालूम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम जो हमारा कॉमन का टर्मिनल है ना सी वाला, सी पे एक वायर लगाएंगे और एक वायर हमारा एस पे लगाएंगे। इन दोनों के बीच में हमें 15 ओम्स मिल रहा था, ठीक है, मल्टीमीटर पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस सी और हमारा आर के बीच में चेक करेंगे कितना ओम्स मिल रहा है। तो हमने चेक किया यहाँ पे 7 ओम्स मिल रहा था। तो हमें ये जो आर वाला है ना हमारा रनिंग हो गया, और जो एस के और सी के बीच में ज़्यादा मिल रहा था ना ये हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल हो गया, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप टर्मिनल का पहचान कर सकते हैं। अभी इसमें बताता हूँ आपको कनेक्शन किस तरह से करना है। देखो कनेक्शन करने के लिए हमें ना यहाँ पे 2 रिले लगाया जाता है, एक तो कैपेसिटर के लिए और दूसरा एक ओवर रिले लगा रहता है न्यूट्रल के लिए। ये हमारे कैपेसिटर वगैरह के लिए रहता है। इसमें रनिंग और स्टार्टिंग का कैपेसिटर इसमें लग जाता है और फेस सप्लाई भी। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का टर्मिनल है ये रिले। और यहाँ पे देखो कहाँ पे लगता है, नीचे साइड में लगता है जहाँ पे हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का जो टर्मिनल है ना ये नीचे का दोनों हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का है, और वहाँ पे ऊपर में हमारा कॉमन का है जैसे कि आपको बताया मैं। और उसके साथ में एक रिले हमने यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि ओवरलोड रिले है, ठीक है। इसका सीधा है ना मेन सप्लाई जो हमारा न्यूट्रल रहता है ना इसके रिले में आता है, और रिले से हमारे यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई इसके कंप्रेसर के टर्मिनल को जाता है जो कि ऊपर यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट किया हमने, सी लिखा हुआ है वहाँ पे। और यहाँ पे बचा हमारा 2 टर्मिनल। तो 2 टर्मिनल में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिले है ना जिसमें कैपेसिटर वगैरह हम जोड़ते हैं रनिंग और स्टार्टिंग का, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे दोनों टर्मिनल के बीच में। अब इसमें आपको बताता हूँ कैपेसिटर आप किस तरह से जोड़ोगे, कौन से टर्मिनल को रनिंग वाला और स्टार्टिंग वाला कैसे जोड़ोगे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये टोटल है ना 5 पिन का है, जो कि इसमें हमारा 1 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल स्टार्टिंग कैपेसिटर का है, ठीक है। और जो बीच वाला है ना वो हमारा रनिंग का है। तो यहाँ पे आप देखो किस तरह से कनेक्ट करोगे। हमारा देख सकते हो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ठीक है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का हमने दोनों वायर जोड़ दिया यहाँ पे 1 नंबर पे और 3 नंबर पे। हमारा बीच वाला टर्मिनल यहाँ पे बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा रनिंग का कैपेसिटर रहता है ना उसका एक वायर जोड़ेंगे, और एक वायर हम यहाँ पे इसके साथ में जो फेस सप्लाई रहता है ना जहाँ पे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। उसको भी अभी आपको जोड़ के और दिखाता हूँ कि किस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ पे देखो हमने रनिंग का भी कैपेसिटर जोड़ दिया है जो कि 10 UF का है, और हमारा स्टार्टिंग का है वो 60 से 80 के UF का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हमने कनेक्ट किया। अभी जैसे मैं हाथ में पकड़ा हूँ ना ऐसे ही वहाँ पे कैपेसिटर में भी लगाऊंगे, सीधा है हमारा। तो इस तरह से हाथ में पकड़ के सीधा है ना कैपेसिटर का वायर जोड़ना। यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से हमने जोड़ा, एक बार और अच्छी तरह से समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो बीच वाला है ना हमारा रनिंग का है, ठीक है। एक वायर वहाँ पे जोड़ा हूँ, एक ऊपर में, और ये दोनों जो 1 नंबर और 3 नंबर है ना ये हमारा स्टार्टिंग का है। और इसका अभी यहाँ पे फेज सप्लाई हम कहाँ पे जोड़ेंगे, जो हमारा रनिंग का ये कैपेसिटर का वायर जोड़ा है ना इसी के साथ में हम अपना ये फेज सप्लाई का वायर यहाँ पे जोड़ेंगे, तो हमारा वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे, जो कि ये पिन है ना इसके अंदर हम बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बैठ गया है। अभी हमारा कैपेसिटर का और इसका फेज सप्लाई का कनेक्शन हो गया। अभी बस इसको हम जैसे हम लगाए थे ना वैसे ही इसको हम
सीधा पकड़ के इसके टर्मिनल के अंदर है ना हम डाल देंगे। या आप देखोगे तो पीछे साइड से इसके अंदर 2 होल रहते हैं जो कि इजीली है ना यहाँ पे बैठ जाते हैं। कंप्रेसर का जो पिन दिख रहा है ना टर्मिनल, ये इसके अंदर है ना इजीली बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर और फेज सप्लाई भी यहाँ पे जोड़ दिया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे कनेक्शन भी कर दिया है, कंप्रेसर के टर्मिनल में जोड़ दिया हूँ। ऊपर न्यूट्रल है और यहाँ पे कंप्रेसर का फेज सप्लाई भी दिया हूँ, कैपेसिटर वगैरह जोड़ के यहाँ पे सब रख दिया हूँ। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ कि इसको आप किस तरह से वायरिंग करोगे, इसका कनेक्शन किस तरह से आप करोगे, कंट्रोलर के अंदर से कैसे इसका सप्लाई आता है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा बहुत सारा टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप ये बताता हूँ हमने कहाँ से यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो, ये नीचे साइड में है ना, आपको यहाँ पे 3 टर्मिनल दिख रहा होगा, 4। एक ऊपर है जो कि मेन सप्लाई है, और नीचे जो सर्किट से आया हुआ है हमारे कंट्रोलर से, और नीचे वाला उसके तीसरे नंबर वाला न्यूट्रल है। ठीक है, सबका न्यूट्रल कॉमन ही रहता है, और ये नीचे वाला एकदम अर्थिंग है। ठीक है, मोटर वगैरह को जो भी कंप्रेसर वगैरह को अर्थिंग वगैरह बॉडी को देते हैं ना, सब यहीं से जाता है। आप अगर चाहो तो विदाउट टर्मिनल का भी कनेक्शन कर सकते हो, बट अगर टर्मिनल लगाते हो तो एकदम प्रोफेशनल वायरिंग दिखता है, इसलिए है ना टर्मिनल वगैरह है ना लगाया जाता है, ताकि टेप वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। जितना भी कनेक्शन वगैरह है ना टर्मिनल के थ्रू जाए, नहीं तो ऐसा क्या होता है टेप वगैरह मारते हैं, जॉइंट मारते हैं तो लूज कनेक्शन वगैरह रहता है, तो उससे भी हमारा जलने वगैरह का, शॉर्ट सर्किट का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए हमें यहाँ पे टर्मिनल्स वगैरह लगाना ही पड़ता है। यहाँ पर टोटल 4 टर्मिनल हम लगाए हैं, जो कि एक टर्मिनल के अंदर है ना आप 2 वायर इन कर सकते हो और 2 वायर आउट कर सकते हो। मतलब एक साइड से 2 वायर डालोगे तो दूसरे साइड से 2 वायर निकाल भी सकते हो। इस तरह से यहाँ पे टर्मिनल है, तो हमने 4 टर्मिनल यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, एक तो हमारा मेन सप्लाई का हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा वो कंट्रोलर से जो सप्लाई आएगा ना फेज, उसके लिए, और एक न्यूट्रल कॉमन रहेगा, जो कि जितना भी न्यूट्रल इसमें हमारा रहेगा ना मेन वाला, और जो कंप्रेसर को या हमारे फैन वगैरह को जो गया है कंट्रोलर को गया है, सबका न्यूट्रल एक ही टर्मिनल में रहेगा और एक ही पास में सब लूप हुआ रहता है। ठीक, और बाकी नीचे वाला हमारा अर्थिंग का। अभी कनेक्शन समझो एकदम बढ़िया तरह से, क्योंकि किसी भी चीज़ का है ना मेन चीज़ कनेक्शन ही रहता है, किस तरह से आप उसको कनेक्शन वगैरह देते हो, वायरिंग किस तरह से कनेक्शन करते हो उसको। अब यहाँ पे हम आपको बताता हूँ फेज सप्लाई कहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा फेज है, और इसके नीचे वाला हमारा न्यूट्रल है, और इसके नीचे जो तीनों वायर आप देख रहे हैं ना, ये हमारा मेन सप्लाई हो गया, न्यूट्रल, फेज और अर्थिंग। ठीक है, यहाँ पे अर्थिंग को नीचे वाला कनेक्ट कर दिया हूँ, जो कि यहाँ पे ये दोनों जो चार ऐसा टर्मिनल दिख रहा है ना, एक साइड में कनेक्ट करेंगे तो हमारा तीनों साइड में इसके सामने सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में कनेक्ट किया हूँ, और यहाँ पे सेम इसी तरह न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ, तो दूसरे साइड में हमें न्यूट्रल मिलने लगेगा। और इसके ऊपर साइड में आप देखोगे ना तो एक वायर हम कनेक्ट किए हैं, जो कि इसका नंबर 1 नंबर है, हमारा मेन सप्लाई यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, और उसके सामने दूसरे से एक वायर निकाल के ना उसी सामने टर्मिनल से, जो कि यहाँ पे भी 1 नंबर हमने दिया हुआ है, ये देखो कहाँ पे आया हुआ है, उसके सामने से सप्लाई लेके हमारा जो कंट्रोलर है ना सब जीरो कंट्रोलर, इसके 4 नंबर टर्मिनल को हम फेज सप्लाई दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ ही तरह से हमारा टर्मिनल है, और यहाँ पे 4 नंबर पे हम कनेक्ट किए हैं, जो कि यहाँ पे सेम नंबर डाल रहे हैं 1 नंबर। और इसके साइड में आप देखोगे तो 6 नंबर टर्मिनल पे है ना हम ब्लैक वायर कनेक्ट किए हैं, जो कि हमारा न्यूट्रल है। यहाँ पे देख सकते हो हम न्यूट्रल के टर्मिनल से ले जाकर वहाँ पे कनेक्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर भी आप देख सकते हो 01 हमने डाला है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हमने कुछ इस तरह से इसका नंबर भी डाला है, ताकि किसी भी टेक्नीशियन को है ना समझ में आ जाए, कभी भी फॉल्ट वगैरह अगर हो तो, या हमें भी समझ में आ जाए। ठीक है, और इसको अभी हमें 220 वोल्ट दिए हैं रिले को ऑन होने के लिए। ठीक है, बट यहाँ से हमारा कंप्रेसर वगैरह ऑपरेट होता है, तो उसको हम किस तरह से यहाँ पे जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हम मेन सप्लाई अभी लेके गए हैं ना कंट्रोलर को ऑन करने के लिए सब जीरो मीटर को, तो यहीं से हम एक वायर इसी टर्मिनल से है ना हम लेके जाएंगे, यहाँ पे देंगे कहाँ पे, जो हमारा कॉमन टर्मिनल रहेगा ना यहाँ पे सी वाला। ठीक है, तो सी वाले को कनेक्ट करेंगे, और हमारा जो यहाँ पे लिखा भी है कंप्रेसर, ठीक है, तो 7 नंबर का टर्मिनल रहता है कंप्रेसर का, तो वहाँ से एक वायर ला के ना ऊपर में कनेक्ट किया, यहाँ पे देख सकते हो जो कि 3 नंबर है। ठीक है, यहाँ से हमारा कंप्रेसर को सप्लाई दूसरे साइड से गया हुआ है, ये साइड में जो 3 नंबर आप दिख रहा है ना, ये वाला हमारा कंप्रेसर को गया है, जो कि डायरेक्ट यहाँ कंप्रेसर में जुड़ा हुआ है, और इसका न्यूट्रल है ना डायरेक्ट हम यहाँ टर्मिनल से दिए हैं नीचे साइड में कॉमन में। ठीक है, और यहाँ पे उसके आप देखोगे तो एक और वहाँ पे 3 नंबर का वायर जोड़ा हुआ है, तो ये हमारा जो ब्लोअर फैन रहता है ना, जो कि कंडेंसर कॉइल का हमारा रहता है फैन, वो कंप्रेसर और हमारा कंडेंसर कॉइल दोनों एक साथ चालू होता है, तो उसको है ना आप चाहो तो डायरेक्ट कंट्रोलर से है ना जो कंप्रेसर का वायर है उसके साथ से भी दे सकते हो, बट हम यहाँ पे टर्मिनल से दिए हुए हैं, क्योंकि जब भी हमारा कंप्रेसर ऑन हो तो हमारा कंडेंसर कॉइल भी ऑन हो और कंडेंसर फैन भी हमारा ऑन हो, ताकि गर्म हवा बाहर फेंके। बाकी कंडेंसर फैन को हम डायरेक्ट न्यूट्रल दिए हुए हैं, जैसे कंप्रेसर को दिए हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो जो मेन सप्लाई का हमारा टर्मिनल है ना 1 नंबर वाला, उसके साथ में हमने एक वायर और जोड़ा हुआ है।
ठीक है। तो ये हमारा किधर गया है, जो कूलिंग फैन है ना हमारा, जो ठंडा हवा देता है, उसके मेन सप्लाई हम यहाँ पे जोड़े हुए हैं, जो कि हमारा कभी भी आप मशीन ऑन करोगे ना, ये एसी ऑन करोगे तो डायरेक्ट हमें कंप्रेसर ऑन नहीं होता है, डायरेक्ट हमें जो कूलिंग फैन रहता है वो हमारा कंटिन्यू ऑन रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ से दिए हैं, जैसे हम सप्लाई ऑन करेंगे हमारा कूलिंग फैन है ना ऑन हो जाए, क्योंकि वो ऑन ही रहता है। सिर्फ हमारा कंट्रोलर से कंडेंसर कॉइल का जो फैन रहता है वो और कंप्रेसर, ये दोनों हमारा सब जीरो मीटर से कंट्रोलर होता है, वो ऑन ऑफ करता है। यहाँ पे देख सकते हो हमने कैपेसिटर का वायर वगैरह जोड़ दिया कंडेंसर का, और यहाँ पे नीचे साइड में मेन सप्लाई भी यहाँ पे इसका जोड़ दिया हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो न्यूट्रल और फेज दोनों, और आर्थिंग भी जोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका कनेक्शन वगैरह आप करोगे। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अभी हम बस इसमें हमारा सेंसर का वायर जोड़ देंगे तो हमारा वायरिंग एकदम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक सेंसर को कनेक्ट किया है 1 नंबर टर्मिनल में और 2 नंबर टर्मिनल में, ठीक है। 1 नंबर में हम रेड दिए हैं और 2 नंबर में ब्लू, ठीक है। 2 वायर रहता है इसमें हमारे सेंसर में। और इसको हम कहाँ पर रखेंगे, जो हमारा कूलिंग कॉइल है ना वहाँ पर रखा जाता है। इसको सेंस करने के लिए ना, इसका टेम्परेचर वगैरह सेंस करने के लिए जो कूलिंग कॉइल रहता है ना उसके साथ में, उसके पास में इसको रखा जाता है, तभी हमारा ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को। क्योंकि उस जगह पे इसलिए लगाते हैं, वहाँ पे हमारा ठंडा हवा भी रहता है और गर्म हवा भी रहता है, तो वहाँ पे ना इजीली सेंस कर लेता है और हमारा कंट्रोलर को है ना इजीली ऑन ऑफ करा सकता है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि पहले वाला सेंसर भी वहीं पे था, लेकिन उसका वायर वगैरह पूरा जल गया था, तो हमने है ना सेम एज इट इज वहीं पर रखा हुआ है, सिर्फ सेंसर नया डाला हुआ है। हमारे पास ऑलरेडी सेंसर था दूसरा, हमने एक सब जीरो मीटर चेंज किया था तो उसका सेंसर सही था, तो हमने नया वाला सेंसर रखा हुआ, तो नया हम इसमें लगाए हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक तो हमने आपको सब बता दिया किस तरह से इसका कनेक्शन वगैरह आप करोगे, किस तरह से कंट्रोलर में वायरिंग करोगे, किस तरह से कंप्रेसर को चेक करोगे, और कैसे इसको फैन वगैरह को आप कनेक्शन दोगे और किस तरह से यहाँ पे चलाओगे। अब बस यहाँ पे हम मेन सप्लाई देते हैं यहाँ पे, और ऑन करके देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर ऑन हो रहा है कि नहीं, और ऑन होने पे कितने एम्पियर्स ले रहा है, ठीक है। अभी इसका टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए आप देख सकते हो हमारा ये फेज न्यूट्रल और आर्थिंग का वायर है, जो कि मेन हम निकाले हुए हैं। अभी हम इसको बस बोर्ड में डालते हैं, उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद है ना इसको रूटिंग वगैरह हम करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो हमने 16 एम्पियर के बोर्ड में है ना इसका वायर लगा दिया है हमारे एसी का, ठीक है। अभी जैसे हम बटन ऑन करेंगे तो हमारा एसी चालू हो जाना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो हम बटन ऑन करेंगे तो हमारा कूलिंग फैन है ना वो पहले ऑन होना चाहिए, और कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा कूलिंग फैन ऑन हो चुका है, जो कि ठंडा हवा अंदर देता है। और यहाँ पे हमारा सब जीरो मीटर का जो कंट्रोलर है ना वो भी ऑन हो चुका है। और यहाँ पे अभी हमारा कंप्रेसर वगैरह ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि कंप्रेसर ऑन होने के लिए ना इसमें 3 मिनट का टाइमिंग लगता है, तो 3 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। क्योंकि सब जीरो कंट्रोलर में है ना 3 मिनट का डाउन टाइमिंग रहता है, काउंटिंग टाइमिंग 3 मिनट का रहता है, तो 3 मिनट पूरा होने के बाद ही है ना कंप्रेसर वगैरह ऑन होता है। यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले पे हमारा अभी टेम्परेचर दिखा रहा है, जो कि 26 सेल्सियस है, 26 डिग्री यहाँ पे तापमान हमें दिखा रहा है। ये अंदर का हमारा टेम्परेचर दिखा रहा है, जो पैनल के अंदर हमारा कूलिंग जो रहता है ना ठंडा होता है उसका टेम्परेचर दिखा रहा है। और यहाँ पे हमने सेट देखो कितने पे किया, 28 पे। जैसे अगर 28 इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिक हमारा कंप्रेसर और कंडेंसर फैन है ना हमारा ऑन हो जाएगा और टेम्परेचर को डाउन करने लगे। सो ऑलराइट गाइस, अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया, क्योंकि 3 मिनट है ना इसका टाइमिंग हमारा पूरा हो चुका है। और यहाँ पे कंप्रेसर और कंडेंसर फैन है ना हमारा ऑन हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो हमने मल्टीमीटर से चेक किया, 1.8 एम्पियर हमें दिखा रहा है, जो कि कंप्रेसर का है। इसमें रनिंग का हमारा जो रनिंग का करंट दिखा रहा है यहाँ पे देख सकते हो 1.8 एम्पियर है, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे हम कंप्रेसर के दोनों वायर में चेक किए हैं, न्यूट्रल में भी और फेज में भी, जो कि हमें 1.8 एम्पियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो गर्म हवा इधर से बाहर फेंक रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे है ना ये जो ओपन आपको फैन दिख रहा है ना, इससे ठंडा हवा जाता है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो कूलिंग कॉइल है ना, इस पे पानी हल्का हल्का सा आ रहा है, बोले तो ये एकदम बढ़िया तरह से ना अच्छा से कूलिंग कर रहा है। और ये हमारा कंडेंसर कॉइल है, जो कि गर्म हवा उसमें रहता है, वो बाहर फेंकता है नीचे से फैन चलता है तो। और यहाँ पे ठंडा हमारा कूलिंग होके आता है, तो यहाँ से हमारा फैन चलता है ना ऊपर वाला, तो अंदर हवा देता है। यहाँ पे देख सकते हो हमने प्लास्टिक वगैरह डाल के चेक किया, हवा अभी क्या है, इसका बॉडी है ना ओपन है, इसलिए ज़्यादा हवा उधर नहीं देगा, ठीक है। एकदम हल्का सा देखे, लेकिन एकदम ठंडा ठंडा हवा दे रहा है। यहाँ पे नेम प्लेट भी आप देखोगे तो यहाँ पे है ना 3.5 एम्पियर लिखा हुआ है। अभी आपको इसका मेन वायर में मल्टीमीटर से है ना चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हमने मल्टीमीटर का जो क्लैंप है ना इसमें डाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 2.5 एम्पियर यहाँ पे दिखा रहा है। न्यूट्रल फेज में भी सेम उतना ही दिखा रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसके कंपनी का जो रेटिंग है नेम प्लेट में जो दिया है ना उस पर
5 एम्पियर। बट हमारा अभी जो वायरिंग वगैरह हमने किया है, सभी क्लीनिंग वगैरह किया है ना, क्योंकि इसमें हमारा कंडेंसर जो कॉइल था ना उसमें बहुत सारा कचरा था, तो हमने एयर वगैरह मारा है, इसीलिए इसका एम्पियर वगैरह है ना थोड़ा कम हो गया है। और अच्छी तरह से इसको सब क्लीन करके अभी यहाँ पे वायरिंग वगैरह किया हूँ, इसलिए एकदम ईजिली चल रहा है बिना किसी हीटिंग वगैरह के। तो इसका एम्पियर वगैरह भी है ना एकदम कम ले रहा है, क्योंकि कंपनी का जो यहाँ पे नेम प्लेट पे आप देखोगे 3.5 एम्पियर है। ठीक है, ये फुल लोड पे उतना चलता है। अगर कुछ कॉइल वगैरह अच्छे से सब क्लीनिंग वगैरह रहा ना तो उतने पे नहीं चलता, उसे डाउन में चलता, जैसे कि अभी चल रहा है 2.5 एम्पियर के आसपास। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया तरह से हमारा एसी वगैरह एकदम ऑन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा टेम्परेचर भी डाउन हो गया, जब ऑन हुआ था तभी 31 था, अभी 7 हो गया है। जैसे ही 26 आएगा ये हमारा 80 है ना बंद हो जाएगा, 80 कंप्रेसर वगैरह ना बंद हो जाएगा। फिर वापस जब भी हमारा 28 या 30 पहुंचेगा उसके बाद ये ऑन होएगा। तो इस तरह से ना टेम्परेचर मेंटेन करके ऑन ऑफ होता रहता है। एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे हमने यहाँ पे मेन सप्लाई दिया और इसको चालू किया तो 3 मिनट का है ना इसमें टाइमिंग है। अगर 3 मिनट पूरा होने के बाद भी नहीं ऑन हो रहा है तो क्या करना है, जो इसका सेंसर रहता है ना, सेंसर को जरा हाथ से गर्म करना, उसको मलना, इस हाथ से रगड़ोगे ना तो सेंसर गर्म होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके बाद हमारा है ना रिले जो है ना ऑन हो जाता है, और ऑन होने के बाद है ना हमारा कंप्रेसर वगैरह भी ऑन हो जाता है, क्योंकि रिले ऑन हुआ तो कंप्रेसर को और हमारा कंडेंसर कॉइल को सप्लाई चला जाता है वहाँ से रिले से। ठीक है, ये दोनों है ना हमारा कंट्रोलर से ऑन ऑफ होता है। ठीक है, ये एट ए टाइम दोनों ऑन होता है। ये कंप्रेसर ऑन होएगा तो हमारा कंडेंसर कॉइल का भी फैन है ना ऑन होएगा, और बंद होगा तो दोनों साथ में ही बंद होंगे। यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से हमने यहाँ पे सेंसर को हाथ से रगड़ रखे, इसका टेम्परेचर बढ़ाया और ये ऑटोमेटिक है ना ऑन हो गया अपना टेम्परेचर बढ़ने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से आप है ना चेक कर लेना, क्योंकि क्या रहता है आप बॉडी वगैरह पूरा खोल के करते हैं ना वायरिंग वगैरह, तो वहाँ पे टेम्परेचर इसका है ना उतना हाईएस्ट नहीं जाता, इसलिए ऑन नहीं हो पाता है टाइमिंग पूरा होने के बाद भी। ठीक है, यहाँ पे देख लो हमने कितना किया तभी जाके हमारा ऑन हुआ है। तो ये चीज़ों को लेकर के ना आप घबराना मत, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि क्या हो गया। ये देख सकते हो सेंसर हमने कहाँ पे रखा हुआ है, तो सेंसर अगर ऐसा ओपन में रहता है ना तो जल्दी ऑन नहीं होने देता है हमारा, उसको लगता है कंट्रोलर को अभी टेम्परेचर है ना एकदम मेंटेन है, इसीलिए जल्दी ऑन नहीं हो पाता है। और जैसे उसको आप गर्म करते हो ना तो टेम्परेचर बढ़ता है और ऑटोमेटिक है ना रिले ऑन हो जाता है, और हमारा कंप्रेसर कंडीशन कॉइल है ना दोनों चालू हो जाता है, ऑन हो जाता है। अभी यहाँ तक तो आपको बता दिया कि इसका वायरिंग वगैरह किस तरह से आप करोगे, इसका फॉल्ट वगैरह किस तरह से ढूंढोगे। ठीक है, अभी आप इसको है ना हम पैक करते हैं, जैसे इसका कवर वगैरह लगा था ना सेम जिस तरह से निकाले थे उसी तरह से लगाएंगे कवर वगैरह। अब वहाँ पे लगा के आपको दिखाता हूँ वापस वहाँ पे ऑन करके, और वहाँ पे वापस इस तरह से पोला बनाया है। उसके लिए हमने क्या किया है वहाँ पे वो भी आपको बताता हूँ। फिलहाल इसका बॉडी वगैरह हम लगाते हैं और पहले मशीन पे इसको ले आके लगाते हैं, वहाँ पे मशीन पे है ना फिक्स करते हैं, जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे फिक्स करते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि हमने वहाँ पे क्या किया हुआ है। तो आ जाओ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने हमारे पैनल का ढक्कन वगैरह लगा के ना सीधा हमारे मशीन के पैनल के ऊपर ला के फिक्स कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो नट बोल्ट पे फिक्स होता है। ठीक है, 4-6 नट बोल्ट रहते हैं, और यहाँ पे वायर है ना वापस यहाँ पे ला के लगा दिया, जहाँ से हम निकाले थे वहीं पे इसका वायर लगाएंगे, वहीं पे कनेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे कनेक्ट करने से पहले है ना एमसीबी को ऑन करके हम यहाँ पे मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करेंगे। हो सकता है कहीं वोल्टेज वगैरह भी अगर डबल फेज आ जाए तो भी है ना शॉर्ट सर्किट होकर आग पकड़ लेता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे टर्मिनल में चेक किया, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल में हमने चेक करने के बाद हमें 230 वोल्ट ही यहाँ पे मिला, ज़्यादा कुछ यहाँ पे कुछ फॉल्ट नहीं है। तो देख सकते हो 200 है ना 38 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है हमें, जो कि बहुत ही बढ़िया है। हमारे मशीन को चलाने के लिए 230 या 40 वोल्ट है ना हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने वायर कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे एमसीबी को ऑन करेंगे और हमारे एसी को देखेंगे कि हमारे एसी में सप्लाई आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हो हमने ऑन किया है, बट यहाँ पे अभी हमारा कंट्रोलर ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि पैनल के डोर पे है ना एक लिमिट स्विच लगा हुआ है, जो कि डोर बंद होएगा तो ये ऑन होता है। यहाँ पे देख सकते हो हमने जैसे स्विच दबाया हमारा ऑन हो चुका है। और यहाँ पे हमने जो एमसीबी आपको बताया ना वहाँ पे है ना बहुत ही बड़ा एमसीबी है ये, तो हमारे जलने का है ना मेन चीज़ यही एमसीबी है, क्योंकि इतना बड़ा है ना यहाँ पे एमसीबी लगा हुआ, क्योंकि ये पूरा हमारे इसमें आग पकड़ लिया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी ये ट्रिप नहीं हो गया हमारा एमसीबी, क्योंकि इसमें है ना हमारा 16 एम्पेयर का एमसीबी लगा हुआ है, और हमारा मशीन कितने एम्पेयर ले रहा है 2.5 एम्पेयर के आसपास, मतलब इसका डबल से भी डबल है। सोच लो कितना एम्पेयर का इसने डाला हुआ है यहाँ पे एमसीबी। इसके वजह से हमारा पैनल एसी है ना पूरा जल गया, लेकिन बंद वगैरह यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना दोबारा इसी गलती ना हो, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 16 एम्पेयर का निकाल करके यहाँ पे हम 6 एम्पेयर का एमसीबी लगाने वाले हैं 2 पोल का, क्योंकि जो गलती ये पैनल लगाने वाले इसका वायरिंग करने वाले किए हैं ना वो गलती हमें वापस नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका जितना हमें एम्पेयर ले रहा है ना मशीन उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेटिंग का लगाएंगे। जैसे अभी हमारा 2.5 एम्पेयर ले रहा है तो हमें यहाँ पे 4 एम्पेयर का भी लगा देंगे तो भी हो जाएगा, 3 एम्पेयर लगाएंगे तो भी हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे 3 या 4 का एमसीबी नहीं मिलता है, या तो 6 का मिलता है, नहीं तो 10 का, नहीं तो 16 का, 20 का, 25 का ऐसा मिलता है। तो हम यहाँ पे 6 एम्पेयर का एमसीबी लगाने वाले हैं। इस हिसाब से आप भी देख लेना आपका मशीन कितने एम्पेयर लोड ले रहा है, उससे है ना 1-2% है ना बढ़ा के ही लेने का।
ठीक है, कभी भी जो सिलेक्शन करना है एमसीबी का ना 1-2% बढ़ा के लेते हैं, ज़्यादा नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा फाइनली ऑन हो चुका है पैनल एसी, और इसको आप हवा फ्लो भी आप देख सकते हो किस तरह से हो रहा है। ये देख सकते हो हमारा ठंडा हवा है ना बाहर फेंक रहा है, जो कि अभी हम ऑन किए हैं। और ये हमारा ऊपर वाला जो फैन है ना, ये गर्म हवा यहाँ से खींचता है और ऊपर फेंकता है दूसरे साइड से बाहर निकाल के। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो चिपक जा रहा है और ये बाहर फेंक दे रहा है यहाँ पे। तो आई होप आप सब समझ गए किस तरह से पैनल एसी का वायरिंग वगैरह किया जाता है और उसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और क्या क्या इसमें फॉल्ट आता है और क्या क्या इसको सुरक्षित रखने के लिए हमें करना चाहिए। अगर इस वीडियो के प्रति कुछ डाउट है या कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारे चैनल पे और भी ऐसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और क्या आप इससे पहले पैनल एसी वगैरह का वायरिंग वगैरह किए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कमेंट करके, कि आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।